सीख सके कि ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे रीड करते हैं। वाई एक्सिस को कहां पर काट रही है, ओरिजिन से वाई एक्सिस को कहां पर काट रही है। तो अगर आप देखोगे ओरिजिन से वाई एक्सिस को यहां पर काट रही है। स्ट्रेट लाइन के केस में खास बात क्या होती है कि इसकी जो स्लोप होती है कांस्टेंट होती है, यानी स्लोप की जो वैल्यू होती है ना वो कभी वेरी नहीं करती। ग्राफ देखते कैसे हैं वो सब समझा दिया मैंने, कैसे स्लोप देखते हैं, कैसे स्लोप बढ़ रही है, घट रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। तो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, इस सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को सीधा सीधा पता है कि जो लैम्डा वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, तो गैप लेंथ कांस्टेंट है। मतलब स्लोप कैसी है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। तो सर यहां पर देखा जाए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता चला जा रहा है, तो सर इंक्रीजिंग है। तो देखो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम आराम से जा सकते हो भाई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप ग्राफ्स की सही नॉलेज से आप 15 से 20 नंबर स्कोर कर सकते हो अपने नीट के एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स की नॉलेज से। तो आज हम लोग सेशन को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटे से सेशन में ही हम लोग ये सीख सके कि ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे रीड करते हैं, और कैसे ग्राफ्स के आए हुए सवालों को हम लोग एकदम सही सही सॉल्व करते हैं, जो भी आपके नीट के एग्जाम में आएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले ग्राफ्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के हम लोगों को ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। हम लोग केवल वही ग्राफ्स के बारे में देखेंगे जो कि जनरली अपने नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, या अपने 11th 12th क्लास के नीट के फिजिक्स में है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, y = mx + c, ये अपने पास जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। इसका ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें अपने पास m जो हो जाता है वो हो जाती है स्लोप, जिसको आप tan थीटा भी बोलते हो, और जो c हो जाता है वो हो जाता है अपने पास इंटरसेप्ट, ठीक है। बाकी अपने पास x और y क्या है? वेरिएबल है। x और y क्या है? वेरिएबल है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो y = mx + c की अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि ये है अपने पास, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है अपने पास, तो इसकी जो स्लोप होगी वो हो जाएगी अपने पास ये। आपने देखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी एंगल होगा थीटा, उसका आपने tan ले लेना है, वही क्या बन जाएगी? स्लोप, यानी कि m। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? यही अपने पास क्या है? स्लोप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने पास कि भैया ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से y एक्सिस को कहां पर काट रही है, ओरिजिन से y एक्सिस को कहां पर काट रही है। तो अगर आप देखोगे ओरिजिन से y एक्सिस को यहां पर काट रही है, तो भैया ये हो गया अपने पास इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट। अब देखो ओरिजिन से ऊपर काट रही है तो इंटरसेप्ट इसका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, समझ लग रही बात। अगर ओरिजिन से नीचे काट रही होती कहीं y एक्सिस को, तो इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव हो जाता। सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको एक बना के दिखा देता हूं, इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो देखो ओरिजिन से नीचे काट रही है, कहां पे काट रही है सर? ओरिजिन से नीचे काट रही है, तो इसका जो c आएगा इंटरसेप्ट वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, y = mx + c में m मैंने आपको बताया स्लोप होती है। क्या होती है? स्लोप होती है, यानी tan थीटा। अब जो स्लोप होती है ना, वो भी अपने पास इंटरसेप्ट की तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। इंटरसेप्ट की तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप कब होगी? जब जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप कब होगी? जब थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो, अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखो, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, आप बताओ देखकर, ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? सर ऑब्वियस सी बात है, एक्यूट एंगल बन रहा है। 90 डिग्री तो ये होता ना भाई, ये 90 डिग्री होता, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री छोटा है। हाँ सर, अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल है, यानी कि जो स्लोप आएगी इसकी, अगर मैं बात करूं तो स्लोप क्या है इसकी? पॉजिटिव स्लोप है। सेम यहां पर देखो, यहां पे अगर आप एंगल बनाओगे
यहां पे अगर आप एंगल बनाओगे तो ये कैसा एंगल बन रहा है सर? एक्यूट बन रहा है, 90 डिग्री छोटा बन रहा है। तो यहां पर जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही? अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं, इस जगह पर ऐसे, तो यहां पर स्लोप कैसी है सर? यहां पर जो स्लोप आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो 90 डिग्री से बड़ी है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहां पर जो अपने पास स्लोप आएगी वो नेगेटिव स्लोप आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इंटरसेप्ट कैसी आएगी सर? इंटरसेप्ट यहां पे पॉजिटिव आएगी। देखो ऑरिजिन के ऊपर काट रहा है वाई एक्सिस को, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाएगी। सिंपल सी चीज है भाई। तो उम्मीद है आपको स्लोप पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये देखना आ गया। अच्छा, अगर सर एंगल कतई 90 डिग्री हो, अगर थीटा कतई 90 डिग्री हो, तो उस केस में जो अपने पास स्लोप होती है वो क्या हो जाएगी? tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री एक तरह से क्या होता है? टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी हो जाता है एक तरह से। हम लोग इनफाइनाइट स्लोप बोल देते हैं, ठीक है ना, यानी कि नॉट डिफाइंड टाइप की। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। लेकिन अपने को ये चीज नहीं आएगी, अपने को भी ये चीज नहीं आएगी। अपने को या तो थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा या थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि इंटरसेप्ट आपको मिले ही ना। अच्छा सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, सी तो बताता ना कि y एक्सिस को कहां पे कट किया। अगर c गायब हो, इसका मतलब y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। अगर y एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसका मतलब कहां से पास कर रही होगी सर? ऑब्वियस सी बात, ओरिजिन से पास कर रही होगी। अब ओरिजिन से दो तरीके से पास कर सकती है, एक तो ऐसे पास कर सकती है और एक ऐसे पास कर सकती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सर दो तरीके से पास कर सकती है। यहां पर भी इंटरसेप्ट क्या है? 0। यहां पर भी इंटरसेप्ट क्या है? 0। कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, y एक्सिस कट ही नहीं कर रही। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स, ये इस लाइन और इस लाइन के लिए। अच्छा, इस लाइन के लिए क्या होगी सर? इस लाइन के लिए तब होगी जब स्लोप क्या हो जाएगी अपने पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप क्यों? क्योंकि सर जो थीटा है वो कैसा है? एक्यूट एंगल है। यहां पे अगर आप थीटा देखोगे एंटी क्लॉकवाइज लोगे एक्स एक्सिस से, तो कैसा आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। बस यही फर्क है। दोनों y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, लेकिन एक में m क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, एक में m क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे y इक्वल टू 2x, अगर y इक्वल टू 2x लिखा हुआ तो ये एक तरह से इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है y इक्वल टू -2x, तो माइनस जो 2 है नेगेटिव स्लोप है भैया, यही तो स्लोप है ना। तो ये जो -2 है ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकता है या कर रहा है। माइनस जो है वो नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो अपने पास इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन हो सकती है। समझ लग रही बात आपको? क्लियर है कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये था अपने पास स्ट्रेट लाइन का। अब एक चीज हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, जैसे अपने पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप कुछ है tan थीटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के केस में खास बात क्या होती है कि इसकी जो स्लोप होती है कांस्टेंट होती है, यानी स्लोप की जो वैल्यू होती है ना वो कभी वेरी नहीं करती। मतलब क्या हुआ सर? देखो, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, कभी भी आपको स्लोप देखनी हो ना किसी चीज की तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट क्या बन जाएगी? यही लाइन बन जाएगी। हाँ, अरे बनेगी नहीं बनेगी? हाँ सर। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी सर? वही हो जाएगी जो इस लाइन की स्लोप है। अच्छा, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी स्लोप वही हो जाएगी जो इस लाइन की स्लोप है, यानी कि इस पॉइंट की स्लोप लाइन की स्लोप के बराबर है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं सेकंड पॉइंट पर, तो सर फिर से वही लाइन बन गई। तो यानी कि इस पॉइंट की जो स्लोप है वो वही स्लोप है जो कि स्ट्रेट लाइन की है। फिर चाहे मैं जिस मर्जी पॉइंट पे करूं, चाहे फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट पर करूं, हर जगह अपने पास जो टेंजेंट आएगी वो यही लाइन बन जाएगी। यानी कि जितनी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे अलग अलग पॉइंट पर इस लाइन के ऊपर, उन सब की स्लोप वही आएगी जो इस लाइन की स्लोप है। इसका मतलब
इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ऑल द पॉइंट्स lying on a straight line have same slope। सबकी स्लोप क्या होती है, सेम स्लोप होती है, विच इज इक्वल टू द, जो किसके बराबर होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बराबर होती है। समझ लग रही बात, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन ऐसा केस कर्व में नहीं होता। अगर कोई कर्व हो अपने पास, जैसे कि ये कर्व है, इस कर्व में ऐसा होगा क्या, नहीं सर इस कर्व में नहीं होगा। क्यों, इस कर्व में इस पॉइंट पे डालूं टेंजेंट तो सर अलग एंगल बन रहा है θ1। इस पॉइंट पे डालूं, कहां पे डालूं, इस पॉइंट पे डालूं तो अलग बनेगा, ठीक है ना, देखो अलग बनेगा। θ2। तो किसी कर्व पर अलग अलग पॉइंट्स पे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे अलग देखो टेंजेंट बन रही है, सेकंड पॉइंट के अलग टेंजेंट बन रही है, सेम टेंजेंट थोड़ी ना आ रहे हैं, एंगल भी अलग अलग बन रहे हैं। तो किसी कर्व पर जो अपने पास स्लोप की जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, ठीक है ना। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, मैग्नीट्यूड या बोलो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि हर पॉइंट पे स्लोप सेम ही होगी। लेकिन किसी भी कर्व पर जो स्लोप है वो वेरी कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल अलग अलग हो सकते हैं, हर टेंजेंट के एंगल अलग अलग हो सकते हैं, टेंजेंट भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, हाँ सर इतनी चीज क्लियर है। तो जरा ध्यान सुनना, अब मेरे पास अगर कोई एक कर्व है तो हमको देखना है कि भैया स्लोप जो है वो क्या कर रही है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई कर्व होगा तो उसमें स्लोप कांस्टेंट तो नहीं होगी। स्लोप कांस्टेंट किस में होती है सर, स्ट्रेट लाइन में। स्लोप कांस्टेंट किस में होती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। लेकिन कर्व में स्लोप क्या करती है, वेरी करती है। अब कोई चीज वेरी करती है, या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ऐसे कुछ होगा। कोई चीज वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदल रही है, या तो वो बढ़ रही होगी या वो घट रही होगी, यानी कि या वो इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी, यही चीज हो रही होगी। तो आओ देखते हैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। जैसे अपने पास एक ये कर्व है, दिख रहा है आपको, कर्व है, दिख रहा है आपको ये कर्व, हाँ सर। अब ये जो कर्व है अपने पास, ये जो कर्व है ये अपने पास एक पैराबोला है। क्या है अपने पास, एक ये पैराबोला, पैराबोला। अच्छा सर कायदे से पैराबोला तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिखाते हैं, ये वाला क्वाड्रेंट नहीं दिखाते, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं दिखाते हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं आधा पैरा बोलेंगे, इसको भी पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, इसको भी क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अभी जो पैराबोला होता है, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो कुछ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप की होती है, ठीक है ना। इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कर्व आता है वो पैराबोला आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैराबोला है। अब मुझे पता है कि अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो अलग अलग एंगल आएंगे, ये θ1 ये θ2। तो इसकी स्लोप कांस्टेंट है क्या, नहीं सर स्लोप कांस्टेंट नहीं, स्लोप वेरिएबल है। अब स्लोप वेरिएबल है तो ये चीज बताओ कि स्लोप इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज करने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो कभी भी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव कभी भी चेक करना हो तो किसी भी एक पॉइंट पर दिमाग में टेंजेंट डाल लो और देखो एंगल एक्यूट बन रहा है कि ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो सर दिमाग में डाला, दिमाग में किसी भी एक पॉइंट पे डाला, एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, तो स्लोप क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। अब दूसरी चीज है कि भैया वो जो स्लोप है, वो जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यानी स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखना है। क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता तो कांस्टेंट होता। तो कैसे चेक करेंगे, आपने क्या करना है, ग्राफ का उठना बैठना देखना है। ग्राफ अगर
ये बैठा हुआ ग्राफ है, ये उठा हुआ है। हमेशा ओरिजिन से दूर जाना है, सबसे पहले हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है, कभी ऐसे मत जाना, ऐसे मत आना, हमेशा ओरिजिन से दूर जाना, ओरिजिन से दूर। अगर आप ओरिजिन पे देख रहे हो तो ग्राफ बैठा सा है, और यहां पे ग्राफ देखो उठ सा रहा है कि नहीं? तो ग्राफ अगर बैठ के उठ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है, खत्म। तो स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है, खत्म। एरो अप, एरो का मतलब इंक्रीजिंग, सिंपल चीज, ठीक है ना? वैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। देखो, अब इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मतलब स्लोप देख लेते हैं, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो सर किसी भी पॉइंट पर दिमाग में टेंजेंट डाला, सर स्लोप क्या आ गई? एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव। अच्छा, अब ये बताना है कि भैया जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अब सर स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसे चेक करेंगे? ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन पे ग्राफ खड़ा हुआ है और बाद में देखो ऐसे जाके बैठ सा रहा है, फ्लैट हो रहा है, खड़ा सा स्टैंडिंग से बाद में जाके फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लो ना यार, खड़ा बैठना छोड़ो तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लो। यहां पे देखो वर्टिकल टाइप का, यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल सा हो रहा है ग्राफ, ठीक है ना? पिछले वाले में क्या था सर? पिछले वाले में हॉरिजॉन्टल था यहां पर और वर्टिकल हो रहा था यहां पर। तो अगर हॉरिजॉन्टल से यानी कि बैठ के खड़ा हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो तो इंक्रीज करता है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो तो इंक्रीज करता है। यहां पे क्या हो रहा है सर? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा स्लोप। स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बड़ी सिंपल चीज है, ठीक है ना? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऐसा ग्राफ भी आ जाता है। अब एक चीज बताओ, ये ग्राफ क्या कर रहा है? सबसे पहले स्लोप बताओ इसकी। सर स्लोप इसकी क्या हो जाएगी? अभी देखते हैं। सर नेगेटिव स्लोप होगी इसकी, ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो हमेशा ओरिजिन से दूर जाना है। तो सर ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन के पास ये वाली चीज है, ये दूर है ओरिजिन से, तो पहले क्या हॉरिजॉन्टल है, फिर क्या हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना, ग्राफ मत देखो, ग्राफ तो ऐसा लग रहा है कि भैया डिक्रीज कर रहा है। आप ये देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल? तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो रहा है? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये देखो इस टाइप का ग्राफ, इसे बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरबोला। जब भी अपने पास y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n आएगा कुछ, ठीक है ना? x की पावर n आएगा, जहां पे x जो n होगा वो कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा, लेस देन या इक्वल टू जीरो नहीं होगा। यानी कि नेगेटिव नंबर या जीरो ना हो, नेगेटिव नंबर या जीरो ना हो, नेगेटिव नंबर और जीरो ना हो, तो अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला। यानी कि y कभी भी x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, x का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, x क्यूब हो, x की पावर 4 हो, x की पावर 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सबके लिए चलेगा। बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो उस केस में अपने पास हाइपरबोला आता। कौन सा बोला आता सर? हाइपरबोला। कौन बोला सर? हाइपरबोला, ठीक है बेटा? तो जरा ध्यान से देख मेरी बात, जरा ध्यान से देख मेरी बात, ध्यान सुनना। सर यहां पे अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालूं तो स्लोप कैसे आएगी सर? स्लोप आ जाएगी इसकी नेगेटिव स्लोप। अच्छा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अरे सर ये यहां पे वर्टिकल हो रखा है, यहां पे जाते हुए देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मतलब डिक्रीजिंग। यानी स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब सर इन चीजों को हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज लेके आते हैं? ये तो मैथ्स का मैंने बताया, फिजिक्स में कैसे यूज लेके आते हैं अब देख जरा। आप सभी को पता है जो वेलोसिटी होती है वो किसकी स्लोप होती है? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अरे भैया v इक्वल टू dx बाई dt होता है ना, v इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt। तो वेलोसिटी किसकी स्लोप है? xt कर्व की। xt कर्व की स्लोप कौन होती है? वेलोसिटी। तो अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे दिया जाए अपने को ऐसे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे वेलोसिटी के बारे में?
वेलोसिटी तो क्या हो गई, एक तरह से स्लोप हो गई। अरे भैया इसकी स्लोप क्या हो गई, वेलोसिटी तो हो गई। एक्सटी कर्व की स्लोप क्या हो गई, वेलोसिटी। अरे भैया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है ना यार। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। ठीक है ना। किस कर्व की स्लोप है ये, एक्सटी कर्व की। जो वेलोसिटी है वो एक्सटी कर्व की स्लोप है, जो वेलोसिटी है वो एक्सटी कर्व की स्लोप है। तो कभी भी अपने पास डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो जाए तो उसकी स्लोप क्या है, वेलोसिटी है। क्यों सर, क्योंकि v क्या होता है, dx बाई dt होता है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। सबसे पहले तेरे से पूछा जाए वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही पूछा जाएगा। अब तू सोचेगा वेलोसिटी क्या होता है, सर वेलोसिटी तो स्लोप होती है, इसका मतलब स्लोप पूछ रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सर हम बताएंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉ करो। अरे सर एक्यूट एंगल आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। अरे वेलोसिटी तो स्लोप है, अरे वेलोसिटी तो स्लोप है ना, m क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब वेलोसिटी, तो स्लोप भी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही। तो जरा देखो सर, यहां पे क्या था, वर्टिकल था, यहां पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो क्या कर रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब डिक्रीज, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो इस ग्राफ को देख के हमको क्या समझ आया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के हमको यह समझ आया कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। जो वेलोसिटी है यानी कि स्लोप ही एक तरह से, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। समझ लग रही बात, ठीक है ना। और देखो अब जैसे वेलोसिटी क्या होता है सर, ये तो बता दिया मैंने, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप। वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई dt। अरे होता है कि नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई dt। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन क्या होगी सर, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसे करके वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, ठीक, इस टाइप से मेरे को वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, मान लो ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में। दूसरा मेरे को ये बताओ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप हो गया, यहां पे स्लोप ही तो क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पूछा जा रहा है। तो सर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज कर रही है, यानी कि स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज कर रही है। तो सर यहां से स्टार्ट किया, सर ये वर्टिकल है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अरे सर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मतलब डिक्रीज, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, उसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, उसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन कभी भी अपने पास अगर डिक्रीज कर रही होती है, एक्सेलरेशन क्या कर रही होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो ये छोटी छोटी चीजें आप है ना ग्राफ से देख के समझ सकते हो, ग्राफ से देख के समझ सकते हो कि भैया एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो जैसे आपको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, वैसे इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन होगा x में dx, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। अरे यही तो होता है, यही होता है कि नहीं होता, यही होता कि नहीं होता, ठीक है ना, यही होता है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक वाई एक्स कर्व है, ठीक है, कोई भी इस तरीके का, इस टाइप से, तो इसका एरिया अंडर लेना है। समझो मैंने यहां से लिया, ठीक है ना, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है। अगर मैं x1 से x2 इंटीग्रेट करूंगा तो इसका मतलब मेरे को x1 से लेकर x2 तक का एरिया अंडर कर्व देखना है। x1 यहां से स्टार्ट है, x2 ये रहा,
यहां तक लेना है। तो ये जो एरिया हो जाएगा अबव एक्स एक्सिस, ये चला जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है ना। जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस होगा ये वाला, वो चला जाएगा नेगेटिव में। और ये जो एरिया यहां पे फिर से अबव एक्स एक्सिस है, तो ये किस में चला जाएगा सर, ये फिर से पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है आपने वो एरिया देखना जो कि कर्व के अंडर हो। अगर तो वो एरिया अबव एक्सिस है तो पॉजिटिव ले लेना, बिलो एक्सिस है तो नेगेटिव ले लेना है। समझ लग रही है बात। जैसे कि हमको पता है कि अगर मेरे को एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिवन है, कौन सा कर्व गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व कुछ गिवन है मेरे को, समझ लो ऐसे टाइप का, ठीक है। तो सर मेरे को पता है कि ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। तो सर अगर मैं इसका एरिया अंडर कर्व निकालूं, यानी कि ये एरिया तो नेगेटिव आएगा, बिलो एक्स एक्सिस है, ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, इस एरिया को मैं a1 बोल देता हूं, इस एरिया को मैं a2 बोल देता हूं। तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व का इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक, वो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व होगा। अब एरिया क्या है सर, ये वाला एरिया नेगेटिव में लेंगे और ये वाला एरिया पॉजिटिव में लेंगे। तो जो a1 होगा वो नेगेटिव में लेना है और a2 आपने पॉजिटिव में लेना है। सिंपल सी बात है, आप चीजें फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व है, और अपने पास इस टाइप का है कुछ, मान लो ऐसे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है सर, सिंपल होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम कर्व की इंटीग्रेशन, ठीक, t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक। समझो यहां पे t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। तो जरा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा पॉजिटिव में, ये आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। ये पॉजिटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस एरिया को मैं a1 बोल देता हूं, इस एरिया को मैं a2 बोल देता हूं। तो जरा ध्यान से देख मुन्ना, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का a1 आ जाएगा और नेगेटिव में वाला एरिया ले लेना, ठीक है, नेगेटिव में वाला एरिया। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। आपको ये तो पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपसे यहीं पे डिस्टेंस पूछा जाता तो ये एरिया भी आपको पॉजिटिव में लेना होता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस पूछा जाता तो दोनों एरिया आपको पॉजिटिव में ही लेने पड़ते हैं। समझ लग रही बात, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं अपने पास ग्राफ्स की, आप आराम से इनको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। अच्छा, कभी अपने पास इस टाइप का ग्राफ आता है, जैसे कि ये, आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि ये अपने पास ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। इस ग्राफ को मैं दो भाग में तोड़ देता हूं, एक ये ए से लेकर बी तक, बी से फिर सी तक। अब देखो यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब एक तरह से इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए से लेकर बी तक स्लोप बोल लूं या वेलोसिटी बोल लूं, बात देखिए। तो ए से लेकर बी तक स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सर पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो सर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही, इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही, देखते हैं जरा। सर यहां पे सर वर्टिकल सा, यहां पे हॉरिजॉन्टल सा हो गया, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो सर डिक्रीज कर रही है। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, आपसे पूछा जाए करेक्ट बी पॉइंट पर क्या है, करेक्ट बी पॉइंट पर, करेक्ट बी पॉइंट पर सर बी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट आएगी वो तो एकदम पैरेलल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से।
तो बी पॉइंट पे तो वेलोसिटी कतई जीरो हो गई है, बी पॉइंट पे तो वेलोसिटी कतई जीरो हो गई है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्लोप है। अरे स्लोप जीरो है ना बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर स्लोप जीरो है। तो जहां पर स्लोप जीरो, अब स्लोप भी तो वेलोसिटी है, तो सर वेलोसिटी जीरो। यानी कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा था, तो यहां से घटते 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 यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, अब बी से सी देखें, ठीक है ना, ये क्या था, ये किसका था, ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब बी टू सी देखें, बी टू सी देखें ग्राफ को जरा, तो बी टू सी जरा वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सर बी टू सी अगर देखें तो सर सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालने, अरे सर ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, हम लोग बी टू सी जा रहे हैं, सर बी पे सर हॉरिजॉन्टल टाइप का, सी पे सर वर्टिकल हो रहा, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल यानी बैठ के खड़ा हो रहा, बैठ के खड़ा हो रहा, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये पता है कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया जब स्टोन को आप फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लें, नीचे की तरफ नेगेटिव। आप फेंकते हैं ना स्टोन को ऊपर की तरफ, जब स्टोन को ऊपर फेंकते हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता चला जाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रही है, घट रही है। टॉप पर जाके वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, देखो हुई जीरो। उसके बाद बॉल वापस नीचे आती है, किस डायरेक्शन में सर, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वापस से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करता है, बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। तो यही वाला केस हो गया, ठीक है ना, ए या बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। क्लियर है, क्लियर है, इतनी क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ्स को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि भैया कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ठीक है। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई। हाँ, अब देखो अगर अपने पास कुछ भी इक्वेशन इस टाइप से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ अपने पास एक इलिप्स का ग्राफ आता है। किसका ग्राफ आता है, इलिप्स का, इलिप्टिकल ग्राफ आता है, जहां पर ये जो ए है ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। ए है सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर, ठीक है। वैसे ही अगर अपने पास सर्कल का ग्राफ होगा, अगर कहीं पे सर्कल बन रहा है तो जो ग्राफ आएगा ना, वैसे सर्कल की इक्वेशन भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, आपको सबसे सिंपल वाला बता रहा हूं, जिसमें अपने पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, जिसमें अपने पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, तो जो ग्राफ आता है वैसा आता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ होता है अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। अच्छा, आर क्या है इसका, रेडियस है बेटा, ठीक है, आर क्या है, रेडियस है। क्लियर है। अच्छा, कहीं और होगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो सेंटर है वो इस बार ओरिजिन पे नहीं, कहीं और पे है, यहां पर कहीं है, मान लो कहीं पे सेंटर वो ए कोमा बी पर है, ये ए है ये बी है, ये सेंटर है, यहां पर रेडियस उसका आर ही है, ठीक है बेटा। इस टाइप से ग्राफ आता है। तो यही कुछ कुछ टाइप के अपने पास ग्राफ हैं अपने पूरे उसमें, ठीक है, जो कि आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स। तो उम्मीद है आपको ग्राफ देखना तो समझ आ गया, स्लोप कैसे देखते हैं, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, यही चीज समझानी थी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप अलग अलग चैप्टर्स में जाके ग्राफ्स को देखो, आपको ग्राफ्स पढ़ने आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ जाएंगे ग्राफ क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही घट रही है, तो आप आराम से सारे ग्राफ सॉल्व कर लोगे और आपके सवाल भी हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, आप कुछ सवाल देख लेते हैं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ाई करी, जो भी हम लोगों ने ग्राफ समझे, तो उनके ऊपर कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। वेलोसिटीज की क्या रेशियो होगी? अब तो सर वेलोसिटी जो होती है,
जो वेलोसिटी होती है वो सिंपली क्या होती है, स्लोप होती है। किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। मैंने आपको बताया था स्लोप होती है ना भाई, यानी कि tan थीटा, ठीक है ना। तो भैया एक बार 45 डिग्री बन रहा है, एक बार 30 डिग्री बन रहा, तो V1 कितना हो जाएगा सर? V1 कितना हो जाएगा अपने पास? सर पहले 30 डिग्री एंगल लेना है, तो tan 30 डिग्री, और वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगी अपने पास? वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगी सर? tan 45 डिग्री। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। तो बस कुछ नहीं, रेशियो लेने, खत्म हो गया सवाल। tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 डिग्री इज 1, तो सीधा आंसर कितना आ गया? 1/√3, यानी कि 1:√3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर, द चेंज इन मोमेंटम। देखो आप सभी को पता होगा, देखो ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपको अपने आप को फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना यार। ग्राफ देखते कैसे वो सब समझा दिया मैंने, कैसे स्लोप देखते हैं, कैसे स्लोप बढ़ रही है, घट रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि भैया उस ग्राफ में चीजें पूछी क्या गई हैं, कैसे निकालते हैं, तो आप निकालो कैसे? जो भी मैंने चीज आपको समझाई उसको यूज कैसे करोगे? तो हमको पता होना चाहिए, अगर फोर्स टाइम का ग्राफ कभी भी दिया हो तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। यानी कि फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर होगा वो अपने को चेंज इन मोमेंटम देगा। तो हमको 0 से लेकर 8 सेकंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बस हो गया सवाल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का आपको एरिया निकालना है। तो सर ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये वाला भी एरिया पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये वाला एरिया कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 6, ठीक है। ये एरिया पॉजिटिव में, ये वाला एरिया भी पॉजिटिव में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइट कितनी है 3। अच्छा ये एरिया पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। नेगेटिव में ये वाला एरिया आएगा, ये कितना हो जाएगा सर? ये कितना है 2 इंटू 3। तो देखो कितना बहुत सिंपल सा है, तो 6 12 -6 6 से कट गया तो आंसर आ गया 12, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग unidirectionally under the influence of a source of constant power. Which of the following graphs correctly shows the variation of displacement with time? Displacement time के साथ कैसे? तो सबसे पहले अपने को रिलेशन तो पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ रिलेशन कैसा है। पावर कांस्टेंट है, पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता? फोर्स को क्या लिखता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन। पावर तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखता हूं? dv/dt, ठीक है। ऐसा करो, सबको इधर लेके चले जाओ, तो P/m dt इज इक्वल टू v dv, उठा के इंटीग्रेट मार दो। अब पावर भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन dt क्या बन जाएगा? टाइम। v की इंटीग्रेशन v²/2, इधर जाएगा तो 2p/m t v², इधर आ जाएगा अंडर रूट t, आ गया, ठीक है। अब सर ये चीज तो कांस्टेंट है ना भाई, ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको कुछ c लिख लूं, तो जो v हो गया वो क्या हो गया? c√t। अब सर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी सर? x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो c√t dt। क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं? क्लियर है, ठीक है। तो c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन √t, √t की इंटीग्रेशन, सर √t का मतलब क्या होता है? एक तरह से t की पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन कर दो भाई, t की पावर 1/2 सर +1, ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2, और नीचे भी 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 c t की पावर 3/2। तो अगर आप देखोगे तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 है कि नहीं? है कि नहीं? तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। तो सर
सबसे पहली चीज स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? नहीं सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, यहां पर तो सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट घट रही, तो ये वाला ग्राफ भी नहीं। ये तो सर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ भी नहीं। अब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की पावर 3/2, तो कौन सा ग्राफ है सर? ये वाला। हाँ, देखने में पैराबोला टाइप का लग रहा है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। अब सारे ग्राफ ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, समझ लग रही बात? काफी ग्राफ पैराबोला टाइप के दिखते हैं, लेकिन वो पैराबोला नहीं होते। ठीक है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, समझ लग रही बात? तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r, द वेरिएशन ऑफ g इज शोन इन द फिगर। अब एक चीज बताओ, अगर आपको पता हो तो g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सभी को पता है कि ये सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी g डिक्रीज करता है, और सरफेस के अंदर जाओगे तो भी g क्या करता है? डिक्रीज करता है। सभी को पता है कि नहीं पता? ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये भी पता है। लेकिन हमको यहां पे उसने सरफेस से नहीं दिया, यहां पे हमको उसने सेंटर से बताया, पूछा है। जो ग्राफ में वो सेंटर से, यहां से O से। तो हमको पता है कि अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा सरफेस की तरफ, तो जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना। सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा हूं तो जी इंक्रीज करता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखना। और उसके बाद क्या करता है? डिक्रीज करता है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं, ग्रेविटेशन फील्ड ही है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद हो, जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है अपने पास E, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फील्ड, वो इनसाइड क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? R होती है। ठीक है, और आउटसाइड क्या होती है? ठीक है ना, आउटसाइड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ठीक है ना, ग्रेविटेशन फील्ड, ये E क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड है। और जो E होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा सर? बता दो सर। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मतलब स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब हाइपरबोला। ठीक, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वही सेम चीज आ गई। तो पहले क्या करता था सर? ऐसे, इनसाइड पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे करके जाता है। ठीक है ना, समझ लग रही बात? अब अपने को सही आंसर बताना है। अपने को क्या करना है? सही आंसर बताना है। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता ना, अगर मैं वेक्टोरली रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं ना, तो वेक्टोरली अगर मैं दिखाऊं तो वेक्टोरली में -g होता है। आउटसाइड के लिए करूं तो -gm/r² होता है। अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में, अगर आप बुक्स में देखोगे ना, एनसीईआरटी बुक्स में, तो माइनस लगाओ। माइनस साइन बस यही बता रहा है कि जैसे कि, ध्यान से देखना, अगर मैं बाहर कहीं पर भी R लेता हूं, अब R तो बाहर की तरफ है, लेकिन इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो क्या है? टुवर्ड्स है। तो ग्रेविटेशन फील्ड और R जो है वो सेम डायरेक्शन में, क्या नहीं सर? अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए अपने पास ये माइनस साइन आता है। समझ लग रही बात आपको? तो माइनस साइन बस वो उसी कारण है। ठीक है ना, माइनस साइन वो बस उसी कारण है, और कोई उसका अलग से रीजन नहीं है। ठीक है ना, कि भैया ग्रेविटेशन फील्ड बाहर की तरफ है तो R, मतलब सॉरी, R बाहर की तरफ है तो ग्रेविटेशन फील्ड टूवर्ड्स है। क्लियर है ना? क्लियर है? R बाहर की तरफ है, अरे भाई ये सेंटर हो गया, तो R बाहर की तरफ है तो ग्रेविटेशन फील्ड टूवर्ड्स है, अपोजिट है, इसलिए तो इसलिए माइनस साइन है। तो देखो, अगर अपने को ये इसमें ये दोनों अलग अलग नहीं दिए होते तो मैं यही वाला आंसर मारता, जैसे पिछले वाले मारा था। लेकिन क्योंकि इसमें हमको अलग अलग दिए, तो इसका मतलब वो ज्यादा सटीक पूछना चाहता है। देखो, हमेशा याद रखना, नीट में हमेशा अपने को जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से सबसे बेस्ट चॉइस करनी होती है। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस वाला कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा? ये वाला रहेगा, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव साइन को भी इंक्लूड करके उन्होंने चीजें बोली हैं, इसलिए ग्राफ नीचे बनाया है उन्होंने। समझ लग रही बात? अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड बोलता, तो ये होता, तो पॉजिटिव होता, तो ये वाला ग्राफ सही होता। समझ लग रही बात? लेकिन उसने मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड नहीं बोला। ठीक है ना, और उसने ये वाला ग्राफ भी दे रखा है इसके बगल में, तो हम लोग ये वाला ग्राफ टिक करेंगे। ठीक है, माइनस साइन का रीजन आपको समझ आ गया? अगर आप सेंटर से
इस पॉइंट को देखोगे तो आर तो बाहर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, टूवर्ड्स है, ठीक है, टूवर्ड्स द स्फीयर। इतनी चीज क्लियर है। Next, a spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represent the speed of the ball versus. देखो आप सभी को पता है कि अगर आप एक बॉल को किसी है ना विस्कस लिक्विड में छोड़ो तो पहले तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। तो सीधा सा ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम के बाद टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेगा। तो सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला, ये बी है क्या, हाँ ये वाला बी है ऐसे, ठीक है, तो बी। नेक्स्ट, a thermodynamic system undergoes cyclic process A B C D is shown in the with the work done by the system in the cycle। देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है आप सभी को पता है, होता है एरिया इनसाइड द साइकिल, एरिया इनसाइड द साइकिल। अब अगर अपने पास क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज है तो ये वर्क डन पॉजिटिव आया, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उतना ही वर्क डन नेगेटिव आ गया। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन उतने नेगेटिव वर्क डन, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, तो नेट वर्क डन क्या हो गया सर, जितना पॉजिटिव वर्क डन उतना ही नेगेटिव वर्क डन, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, नेट वर्क डन जीरो हो गया। नेक्स्ट, द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैसेज इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। द प्रोसेस इज, एक चीज बताओ, इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है, सर इस ग्राफ को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो कौन सा प्रोसेस होता है सर, आइसोकोरिक होता, आइसोबारिक होता, एडियाबैटिक होता, आइसोथर्मल होता, सर ऑब्वियस सी बात है आइसोबारिक होता है। अच्छा, an ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure. The processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isocoric. The curve which represent the adiabatic process among 1 2 3 4, इनमें से adiabatic process वाला कर्व कौन सा है। अब याद रखना adiabatic जो प्रोसेस होता है उसकी इक्वेशन ये होती है, आइसोथर्मल की ये होती है और आइसोबारिक की ये होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सर ये वाला तो क्या हो गया, आइसोबारिक, ये वाला हो गया आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो सिंपल है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिख रहा है, हाँ सर, ये आइसोबारिक या आइसोकोरिक। अब इन दोनों में से कोई एक आइसोथर्मल एक आइडियाबैटिक है। अब याद रखना अगर आप स्लोप की बात करोगे ना, अगर स्लोप निकालोगे इसकी एडियाबैटिक की स्लोप निकालोगे तो जो डीपी बाई डीवी यानी कि जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। और अगर आप इस प्रोसेस की स्लोप निकालोगे यानी कि आइसोथर्मल की निकालोगे तो इसकी जो डीपी बाई डीवी आता है वो आता है माइनस पी बाई वी। है तो दोनों की स्लोप नेगेटिव, है तो दोनों की स्लोप नेगेटिव, ये तो चीज समझ आ रही है, हाँ सर दोनों की स्लोप नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन है, मैग्नीट्यूड वाइज किसकी स्लोप ज्यादा है, माइनस को हटा दो, दोनों में माइनस है, दोनों में पी बाई वी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या है सर, एडियाबैटिक में ये गामा एक्स्ट्रा है और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब जो एडियाबैटिक वाला होगा वो ज्यादा स्टीप होगा, जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा वो कर्व उतना ज्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब उतनी जल्दी उतरता है उतनी जल्दी चढ़ता है। तो देखो ये मजे से उतर रहा है ऐसे, ये बहुत जल्दी उतर गया सट 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 सट, ठीक है। तो जो सेकंड वाला कर्व हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये एडियाबैटिक हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक, और ये आइसोकोरिक, ठीक है ना। अब तो जो स्टीप होता है वो जल्दी उतरता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, फील करा देता हूं, जैसे कि यहां से अब एक तो एकदम से ऐसे उतर जाए, ये होता है जल्दी उतरना, और एक यहां तक आने के लिए ऐसे मजे से ऐसे उतरे, तो ये कम स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप, इसमें ढलान ज्यादा है। तो जिसमें ढलान और चढ़ाई ज्यादा होती है उसे कहते हैं स्टीपर, ठीक है ना। तो इसमें देखो नीचे दोनों ही आ रहे हैं लेकिन इसकी ढलान ज्यादा, ये जल्दी आ गया नीचे, ये धीरे धीरे आया, ठीक है। तो
जिसकी स्लोप ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टीपर होता है, ज्यादा स्टीपर होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2, 2 वाला है तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसमें पूछा गया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अच्छा ये तो अभी पता है, ये कौन सा हो गया सर, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, तो बड़ा आसान है। तो फर्स्ट हो गया प्रोसेस 1 आइसोकोरिक, प्रोसेस 2 एडियाबैटिक, प्रोसेस 3 आइसोथर्मल, प्रोसेस 4, तो बड़ा बढ़िया सा बन गया। 1 का आर, बी का पी, सी का एस, सही है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर 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 क्लियर। हाँ, द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी, नहीं सॉरी एक्सेलरेशन बताओ 2 सेकंड पर, कि 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब देखो यार ध्यान सुनना, हाँ अब जरा ध्यान सुनना, अगर मैं इसका वो देखूं सिंपल हार्मोनिक, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा तो उसका इनिशियल फेज यानी कि फाई तो 0 होगा, ठीक है। ए कितना, एम्पलीट्यूड कितना है 1, साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है सर, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल का टाइम पीरियड है 8 सेकंड, तो 2 पाई बाय 8 यानी कि पाई बाय 4, ये हो गया अपने पास, ठीक है, क्लियर है। अब इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। या ऐसा करो ओमेगा की वैल्यू बाद में पुट कर लेना, ओमेगा को ओमेगा रहने दो, बाद में पुट कर लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम आ गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, कॉस की क्या होती है माइनस साइन, ओमेगा था ही, एक ओमेगा और बाहर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कितने पर, 2 सेकंड पर। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अब फाइनल आंसर निकालना है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाय 4, टाइम कितना 2 सेकंड पर, साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है ना, क्लियर है। कैसे किया, तो सबसे पहले ये जो ग्राफ दिया था ये एक साइन का ग्राफ था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो एसएचएम होता है वो साइनोसाइडल है हमारे उसमें, ठीक है ना, साइन कॉस में होता है, तो ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, साइन का ग्राफ है। तो साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीजें सोची, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, वेयर ए डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। अब देखो अगर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, एक बार डिफरेंशिएट करूं वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा तो बाहर आएगा, कॉस की हो जाएगी माइनस साइन, एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, साइन की क्या आ जाएगी कॉस ओमेगा टी, अरे डिफरेंशिएशन तो आती होगी। तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो माइनस कॉस का ग्राफ है, ठीक है ना। अब सर कॉस का ग्राफ कैसा होता है, सर कॉस का ग्राफ ये होता है, माइनस कॉस का मतलब होता है उल्टा, नीचे चलना चाहिए, ठीक है, नीचे चलना चाहिए, तो यानी सर ये वाला ग्राफ हो जाएगा अपने पास। क्लियर है, बोलो क्लियर, ठीक, क्लियर, चलो नेक्स्ट। The variation of electrostatic potential with radial distance r from the center of positively charged metallic thin shell, shell है, shell का मतलब अंदर से खोखला। अब मुझे पता है कि किसी भी शेल में आउटसाइड पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे करता है।
और इनसाइड क्या होता है सर? इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इनसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सर इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बाहर क्या करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो सर इनसाइड तो कांस्टेंट है, बाहर क्या कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि हाइपरबोला। ठीक, हाइपरबोला इस टाइप से, तो यार ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, वो सबका सेम होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर? ठीक है, कॉपर के लिए कैसे अपने पास आएगा? तो भैया हमको पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो जो कॉपर के लिए आता है वो इस वाला ग्राफ आता है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, यहां पर भी डिक्रीज कर रही, तो है ही नहीं। इसको तो आप जानते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या करती है? बढ़ती है। तो यहां पर भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, लेकिन कौन सा वाला? ये वाला नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता कि भाई साहब जितना टेम्परेचर बढ़ा उसी हिसाब से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अलग ग्राफ। हाँ, a thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to cable with distance r from the axis of the cable is represented by, ठीक है ना, केबल की एक्सिस से कैसे होती है? अब देखो, ये हॉलो नहीं है, ये जो अपने पास करंट कैरिंग वायर है या केबल है वो हॉलो नहीं है, यानी कि जो सिलेंडर है वो हॉलो सिलेंडर नहीं है, ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। तो आप लोगों को याद हो, इनसाइड अगर आप देखोगे किसी भी सॉलिड सिलेंडर के, या बोल लो किसी भी करंट कैरिंग वायर के, तो अंदर जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट जे आर बाई टू, अगर आपको याद हो। जे होता है करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो इनसाइड जो होती है, इनसाइड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है, इनसाइड क्या होती है अपने पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। और आउटसाइड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे क्या करती है? घटती चली जाती है। ठीक है ना, वैसे वैसे क्या करती चली जाती है? घटती चली जाती है। ठीक, इस टाइप से होती है। ठीक है, अगर टोटल करंट आई जा रहा है, अगर आप बाहर देखोगे तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आर होती है, बाहर, आउटसाइड। ठीक है ना, ठीक है। तो इनसाइड तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? एक तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हाइपरबोला। तो पहले इनसाइड स्ट्रेट लाइन है, फिर हाइपरबोला है। समझ लग रही बात? तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। ठीक, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या है आप आराम से सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता चल गया ना ग्राफ कैसे बनते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन बनती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोला बनता है, अगर क्वाड्रेटिक हो तो पैराबोला बनता है। बाकी आप लोग ग्राफ की नॉलेज से चीजें कर सकते हो। ठीक है, a cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of the magnetic field of the magnetic field B with the distance from the center of the conductor is correctly represented by the figure. ठीक है, अब देखो cylindrical conductor radius r is carrying a constant current. ठीक है, constant current है। अब इसने हमको बताया नहीं कि वो कंडक्टर हॉलो है कि सॉलिड। अगर हमको नहीं बताया जाता तो हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं? क्या मान के चलते हैं सर? हम लोग उसको सॉलिड मान के ही चलते हैं। ठीक है ना,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि बी इनसाइड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यही तो होता है, यही होता है। ठीक है, तो अपने पास इनसाइड आउटसाइड अपने पास आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो। द वेवलेंथ shows the variation of the de Broglie. The graph shows the variation of de Broglie wavelength of a particle and its associated momentum. लैम्डा और पी का अपने को ग्राफ पूछा है। अब देखो लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी। अरे यही तो होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है ना, पी क्या होता है अपने पास, लीनियर मोमेंटम। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन पी। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है सवाल। तो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, इस सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को सीधा सीधा पता है कि जो लैम्डा वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, तो क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। क्यों नहीं लगाना दिमाग, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको पता है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। तो अगर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता तो अपने पास क्या आ जाता है, सीधा सीधा अपने पास हाइपरबोला आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength। वही सेम सवाल, सेम सवाल। अब देखो लैम्डा क्या होता है, h बाई पी। अब p इजल टू एच बाई लैम्डा लिख सकता हूं। तो यहां से देख सकते हो जो p और जो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। p और लैम्डा भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर p और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इनके बीच में भी क्या आएगा, ग्राफ हाइपरबोला आएगा। क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, या एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, यही तो होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ सवाल देखो, जैसे ये वाले सवाल होते हैं कि मैंने क्या किया सर, एक्सटी कर्व दे दिया, एक्सटी से वीटी कर्व बनाना। जैसे एक्सटी कर्व मैंने आपको दे दिया ये, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। अब एक्सटी से आपको वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है। अब ऑब्वियसली बात, वेलोसिटी क्या होती है, इसकी स्लोप होती है। तो इसकी स्लोप की इंफॉर्मेशन लिख लो। ठीक है ना, कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो ए से लेकर बी तक जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, सर एक्यूट एंगल बन रहा तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सर अगर आप देखें तो यहां पे ग्राफ वर्टिकल टाइप का और यहां पे जाके हॉरिजॉन्टल हो गया, तो क्या डिक्रीजिंग है। यहां पर देखूं सर स्लोप कैसी है, सर कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। और ग्राफ कैसा है, मतलब स्लोप कैसी है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। तो सर यहां पर देखा जाए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता चला जा रहा है, तो सर इंक्रीजिंग है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाएगा तो इंक्रीजिंग है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा। अब सर ये स्लोप की इंफॉर्मेशन लिखिए। अब स्लोप ही तो वेलोसिटी है, स्लोप ही तो क्या है, वेलोसिटी है। तो स्लोप की इंफॉर्मेशन पता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन पता है। तो पहले स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा। इसे वेलोसिटी का नेगेटिव क्वाड्रेंट कहते हैं। मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या करनी चाहिए, ये डिक्रीज करनी चाहिए। स्लोप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रही है ना, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में डिक्रीज करनी चाहिए। तो ये ऐसे डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब आपको लगेगा सर आपने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाई। क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला है। सामने वाली चीज क्या है, पैराबोला। पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या हो जाएगी सर, 2x। अब x की पावर क्या, एक तरह से 1, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, जिसमें सर सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पैराबोला क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 होती है। अच्छा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूं, एक और बार डिफरेंशिएट करूं, यानी डबल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, सर कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट की एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि
पैराबोला की डिफरेंशिएशन करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट चीज मिलेगी, और कांस्टेंट की एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है ना, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो अपन को जीरो मिल जाएगा। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो जीरो होती है। तो कैसे याद रखेंगे, पैराबोला की डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये पैराबोला था, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला है तो वेलोसिटी एक तरह से डिफरेंशिएशन होती है इसकी, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाई। नेगेटिव यानी कि नेगेटिव क्वाड्रेंट में इंक्रीज करना चाहिए, नेगेटिव क्वाड्रेंट में इंक्रीज करना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। अब सर नेगेटिव तो ये -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखे होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज करना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि नेगेटिव वाली चीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंसीडर कर ली, नेगेटिव वाली चीज तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ली है, हम लोग नेगेटिव क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, लेकिन नेगेटिव क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज करना चाहिए, यानी स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना चाहिए, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही बढ़ेगा ना भाई, 1 2 3 4, माइनस को हटा दो क्योंकि माइनस हम लोगों ने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आ जाएगा, यहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, देखो यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हो, देखो अब मेरे को पता है कि सर जो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगी। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये पूरी की पूरी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो इसका मतलब जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, स्लोप क्या आएगी सर, नेगेटिव आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनेगी। और कैसी आएगी सर, कैसे आएगी सर, स्लोप तो कांस्टेंट होती है ना स्ट्रेट लाइन की, मैंने बताया था ना, सिर्फ कर्व की स्लोप वेरी करती है, इंक्रीज डिक्रीज करती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट आएगी। समझ आई बात, ठीक है ना। आप और भी बना सकते हो, मान लो ऐसा टाइप का आपके पास कुछ, ए, ये बी, ये सी, आपसे वेलोसिटी टाइम पूछा जाए तो सर सबसे पहले ये पैराबोला तो वेलोसिटी टाइम तो स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन होती है वेलोसिटी, और पैराबोला की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब ए से भी देखो स्लोप क्या कह रही है, स्लोप क्या आ जाएगी सर, अरे सर ये तो एक्यूट है तो पॉजिटिव, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, सर यहां पे हॉरिजॉन्टल है, यहां पे वर्टिकल हो रहा है तो इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां पर टेंजेंट डालेंगे तो अरे सर एक्यूट एंगल बन रहा है तो सर स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, सर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग, ठीक। तो इसका मतलब एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगी, एक बार, अच्छा एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगी, दूसरी बार भी पॉजिटिव में आएगी, यानी कि पॉजिटिव में बनेगा, एक बार इंक्रीजिंग यानी कि स्ट्रेट लाइन इंक्रीज करते हुए, और एक बार डिक्रीज करते हुए, हो गया ग्राफ, इतने से ग्राफ था, दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाई है मैंने, ठीक। और यहां पे जाकर सी पे देखो एक तरह से वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो देखो ठीक है, क्यों वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट डालूंगा तो टेंजेंट क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, ठीक है ना, स्लोप जीरो हो जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम, अब देखो इसकी स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, वेरिएबल तो होती नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होती। इसकी स्लोप क्या आएगी सर, नेगेटिव, और वेरिएबल तो होती नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो होती नहीं है। देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी सर, सर एक्सेलरेशन हो जाएगी पॉजिटिव कांस्टेंट और नेगेटिव कांस्टेंट, खत्म, हो गया ग्राफ। तो देखो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम आराम से जा सकते हो भाई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। तो इन ग्राफ से मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा आ जाए एक्सटी कर्व से आपको स्पीड टाइम कर्व बनाना हो, जैसे आपको एक्सटी कर्व दे दिया आपको ये, ठीक, आपको स्पीड टाइम कर्व बनाना हो,
ठीक है ना। स्पीड टाइम कर्व बनाना, सबसे पहले वेलोसिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी बना लिया करो साइड में, ये वेलोसिटी है। अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। ठीक है ना। पहले स्लोप लिख लो सर, ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। और ये क्या आएगा सर, इसकी स्लोप, अरे सर नेगेटिव स्लोप आएगी। अब इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, सर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता चला जा रहा है तो डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग आएगा। सर इसमें पॉजिटिव कांस्टेंट यानी कि ऐसा, और ये नेगेटिव में बनाना है इस बार, और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा हो, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा हो। तो सर मैग्नीट्यूड डिक्रीज करने का मतलब 1 2 3 4 नहीं, 4 3 2 1, यानी कि ऐसा। ये समझ लग रही बात। ये वेलोसिटी टाइम है। अब मेरे को क्या करना है, स्पीड टाइम बनाना है। सर स्पीड टाइम का मतलब होता है कि सर स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अरे हो सकती है क्या, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सर ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाली चीज यहां पे ना होके इसकी मिरर इमेज ले लो, ऊपर बना दो बस ऐसे, ठीक है ना। यहां पे मिरर मान लो, इसकी मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। तो स्पीड टाइम कर्व क्या हो जाएगा, बस इसकी मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे इसमें ही पूछ लिया होता कि ये तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपसे डिस्टेंस टाइम पूछा होता इसमें, तो सर डिस्टेंस टाइम बनाने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। देखो डिस्टेंस ना कभी नेगेटिव होता है ना कभी डिक्रीज करता है। तो देखो पहला वाला तो सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा तो डिस्टेंस ऐसे ही आएगा। लेकिन बाद में क्या कर रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस यहां पर इसकी मिरर इमेज ले लेनी। तो इसकी मिरर इमेज कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे ग्राफ जाता, ठीक, क्लियर। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो कि कैसे हम लोग ग्राफ्स को अप्रोच करते हैं, कैसे हम लोग ग्राफ्स में अप्रोच करते हैं। इससे ज्यादा वैरायटी के ग्राफ आएंगे नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, चीजें पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए कि सर साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, साइन का ग्राफ है। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, और कॉस ओमेगा टी होता है यहां पर, तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है सर, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस साइन होता तो माइनस साइन में कुछ नहीं करते, ये वाला जो ग्राफ होता साइन का उसका उल्टा कर दो बस, इसका उल्टा कर दो। सेम चीज माइनस कॉस के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ग्राफ कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं ग्राफ्स में, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं कहीं कोई दिक्कत होगी आपको। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है अपने पास एरिया अंडर द कर्व। इतना सबको पता है, तो बस सवाल कर ले जाओगे। देखो माइनस कॉस का कैसे बनाया, जो कॉस का था उसको उल्टा कर दिया बस, ठीक। तो यही सब चीजें हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा क्या कैसे किया हम लोगों ने।
ठीक है ना। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आप लोग एक बार ग्राफ की पहचान होगी, आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको पता है कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप आराम से सवाल को कर ले जाओगे, ठीक है ना, आराम से सवाल को कर ले जाओगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए